हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे पी वाई क्यूज़ को 69 बीपीएससी का, जो एज़ पर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ बीपीएससी, दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल who are preparing for BPS 78 BPSC integrated examinations। सो हम लोग समय अभी थोड़ा कम है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का डेट आ गया है 13, एज़ पर द बीपीएससी ऑफिशियल्स 13 दिसंबर 2024 विल बी द डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। सो मैं इस सीरीज़ को जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सको, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे भी पढ़ने का थोड़ा समय मिल जाए। ऐसे इस सीरीज़ को इतना होलिस्टिकली लेके चलेंगे ना कि आप लोग खुद से बोलोगे कि एक और पीवाईक्यूज़ करा दो, 68 का करवा दो, 69 का करवा दो, क्योंकि कुछ छूटेगा ही नहीं हम लोग का इसमें कुछ। और ऊपर से हम लोग कॉमन सेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे। ओके। सो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर कुछ गलती हो मेरे से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, जैसा कि हमने आपको बताया है, विच ऑफ द, उसके बाद सीधे हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे कि करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन 1 हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। चलो देखते हैं ये हमें आता है या नहीं आता है। लेट थोड़ा सा वेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्क एंड डोम, ठीक। ऑप्शन थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये तिमुरिड डायनेस्टी ये बाबर के आने के बाद ही बाबर ने ही बनाया था, तिमुरिड डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था या नहीं। ओके। ऑप्शन 4 इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर। ओके, चलो देखते हैं। कम से कम आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अच्छे से पढ़े होंगे एनसीईआरटी को, तो ये पता होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो तिमुरिड डायनेस्टी है वो बाबर ने ही किया था। ओके, तो एज पर दिस स्टेटमेंट ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जैसे ही ऑप्शन 3 करेक्ट होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं ऑप्शन बी और ए की तरफ। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर जो है ना, वो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं, अप्रोच देखते हैं विदाउट नॉलेज कैसे करते हैं। तो तिमुरिड डायनेस्टी ऑप्शन 3 बी और 3 पे। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन 2 में, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। दिस इज हैपेंड आफ्टर अराइवल ऑफ बाबर। नो, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, जैसे तुगलक के टाइम में ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करके डोम और आर्क बिल्ड किया जाता था। जैसे तुगलकाबाद जो गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया, उसमें भी आर्क एंड डोम का यूज़ हुआ है। जहाँ पना जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, उसमें भी आर्क एंड डोम मेथड का यूज़ हुआ है। सीरी फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, उसमें भी आर्क एंड डोम का यूज़ हुआ है। लोधी डायनेस्टी ने भी आर्क एंड डोम का यूज़ किया। तो स्टेटमेंट 2 विल बी इनकरेक्ट। जैसे ही स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है तो ऑप्शन बी, सी तो पहले ही से चला गया था, ऑप्शन बी भी चला जाएगा। और जब हमको पता होगा कि तिमुरिड डायनेस्टी लीड किया था बाबर ने, तो नन ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं, तो ओनली वन ऑप्शन विल बी लेफ्ट, दैट इज 3 and 4। नाउ वी विल सी अबाउट बाबर, because Babur is favorite and important topic as per the demand of the examination is concerned। सो बाबर का जो जन्म होता है वो 14 फेब 1483 वैलेंटाइन डे के दिन, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। उसके जो फादर थे, उसके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, और मदर वाज द कुतुब निगार खानम। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट थोड़ा सा दिमाग में रख लो, कहीं ऑप्शन में आए। उमर शेख मिर्जा तिमूर डायनेस्टी से था, तिमूर के वंशज से था, और कुतुब निगार खानम चंगेज खान के डिसेंडेंट थी। ठीक है,
मतलब उसके वंशज से थी। ओके। बाबर का जो लाइफ होता है ना, शुरू से बहुत स्ट्रगल होता है और उसको जो है वो काबुल कांधार वाले रीजन पे ना, उसको वहाँ का उस पे राज करना होता है। तो बहुत कोशिश करने के बाद 1504 में, और वो क्या होता था ना कि जब भी उसको जीतता था उसके बाद कोई ना कोई किसी न किसी मिसफॉर्चुनेट की वजह से उसका टेरिटरी जो है उसके हाथ से निकल जाता था। तो काबुल को अनेक्स किया कब? 1504 में। दिस कैन बी अ स्टेटमेंट। काबुल को अनेक्स किया 1504 में, और उसके बाद बादशाह का उपाधि धारण करता है। इस चीज़ का बादशाह, बादशाह का उपाधि धारण करता है 1504 में। ओके। अब नाउ वी विल सी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया बाबर ने। ठीक है। इम्पोर्टेंट काम क्या ही बोलेंगे। उसने सबसे पहले क्या किया कि जो भी यहाँ पे इस्लामिक स्ट्रक्चर थे उसको कन्वर्ट करना शुरू किया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, कुवातुल इस्लाम दिल्ली में एक जैन टेम्पल था। जैन टेम्पल को कुवातुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, मॉस्कियो में। सॉरी। 2.5 दिन का झोंका अजमेर में उसने कन्वर्ट किया, जो कि एक हिंदू टेम्पल था। ठीक है। कुतुब मीनार वॉज ऑल्सो अ टेम्पल नेम्ड एज गोविंद टेम्पल। ओके। तो गोविंद टेम्पल, कुतुब मीनार मैं लिख देता हूँ। कुतुब मीनार वॉज गोविंद टेम्पल। ओके। गोविंद टेम्पल था ये। कुतुब मीनार को भी उसने एक टेम्पल को कन्वर्ट करके कुतुब मीनार बनवाया। हालांकि उसने कुतुब मीनार उसका पूरा काम इल्तुतमिश के टाइम में भी होता है, कुछ टाइम बलबन के टाइम में भी होता है, लेकिन उसने इनिशिएट मतलब फाउंडेशन रखा कुतुब मीनार बनाने का। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या बाबर ने किया। बाबर ने रोहिल्ला खंड और पानीपत मॉस्क्यू बनवाया। रोहिल्ला खंड और पानीपत मॉस्क्यू बनवाया उसने। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी चीज़ जो है ना, जैसे कि अकबर के टाइम में आर्किटेक्चर, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग होलिस्टिकली देखें, तो अकबर के टाइम में अकबर ने क्या क्या बनवाया। अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाज़ा। नंबर 1 इज बुलंद दरवाज़ा, पता ही होगा आपको, बुलंद दरवाज़ा अकबर। उसके बाद जोधाबाई पैलेस। उसके बाद पंचमहल। उसके बाद सलीम चिश्ती टॉम। उसके बाद इबादत खाना। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुनोगे आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या क्या हमने बताया, आगरा फोर्ट। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद जोधाबाई पैलेस। उसके बाद पंचमहल। पूछेगा सलीम चिश्ती टॉम मेड बाय बाबर हुमायूं जहांगीर अकबर, ऐसे करके दिया होगा, तो अकबर विल बी द राइट आंसर। इबादत खाना आपको पता ही है कि वो रिलीजियस सब धर्म के लोगों को बुलाते थे और वहाँ पर डिस्कशन होता था। अब इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद है। ठीक है। मोती मस्जिद है, उसको किसने बनाया? तो आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद को बनवाया शाहजहां ने। मैं लिख दे रहा हूँ, आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया। ठीक है। लेकिन अगर अब पूछा जाए कि मोती मस्जिद लाल किला में जो है वो किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है। मोती मस्जिद इन लाल किला, रेड फोर्ट, जो कि रेड फोर्ट किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो उसको औरंगजेब ने बनवाया। दीवाने आम जो हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस था, दैट दैट वाज आल्सो बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है। अब कुछ हम लोग बिहार से रिलेटेड देख लेंगे, जैसे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, और उससे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शेप में है, तो वो ऑक्टागोनल शेप में है। ये दिमाग में थोड़ा सा आप लोग रखेंगे, ऑक्टागोनल शेप में है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे दीन पना किसने बनवाया था, तो दीन पना हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है। और फिर हम लोग को ये देखना होगा कि ये क्या बोलते हैं, खिलजी के टाइम में क्या क्या बना। खिलजी के टाइम में जो है ना, खिलजी के टाइम में उसको बोलते थे सेल्जुक स्टाइल हम लोग। ठीक है। सेल्जुक स्टाइल, जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। खिलजी आर्किटेक्चर, उसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था, और उसको सेल्जुक स्टाइल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है।
अब बाबर आता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है ना आते के साथ इसके साथ उसका फाइट होता है, तो इब्राहिम लोदी के साथ, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटल ऑफ पानीपत। तो हम लोग इसको एक याद करने का ट्रिक मैंने जैसे याद किया उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाँद पे गया, घाघरा पहन के। तो हम लोग डेट के साथ देखेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मैं इस तरह से फर्स्ट सेकंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ चलेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 21 अप्रैल, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इसी तरह लिखते रहूँ, 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कलंदर की उपाधि बाबर ने यहीं पे ली, कलंदर की उपाधि बाबर ने यहीं पे ली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जैसे मैंने बताया, बाबर आया, पानी पिया, उसके बाद क्या करेगा, खाना खाएगा। तो खाना खाएगा तो खानवा, बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा कहाँ पे होगा, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के साथ होगा, ठीक है। और इसमें गाजी की उपाधि लेता, तो 1500 जैसे जैसे आया ना, पानी पिया, खाना खाया, तो 1526 में हुआ, उसके बाद 27 में हुआ, उसके बाद 28, उसके बाद 29, ये लगातार ही है। तो उसके बाद किसके साथ होता है, राणा सांगा के साथ होता है, और उसमें गाजी की उपाधि देता है, गाजी की उपाधि। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, कलंदर की उपाधि, उसके बाद गाजी की उपाधि, ठीक है, गाजी की उपाधि। उसके पहले क्या देखा था हम लोग, बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि कब लेता है, जब वो काबुल पे 1504 में अपना किंगडम स्टैब्लिश करता, राइट। उसके बाद देखिए, बाबर आया, खाना खाया, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, सॉरी, चांद पे गया, चांद पे गया 1528 में। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूँगा, 1528 में चांद पे जाते हुए मेदिनी राय को भी बोलता है कि चलो साथ में, लेकिन मेदिनी राय बोलता नहीं जाएंगे, तो उसको मार देता है, ठीक है। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर घाघरा, घाघरा का युद्ध, जो बैटल ऑफ घाघरा है, वो 1529 में, 5 मई को 1529 में मोहम्मद लोदी के साथ होता है। और मोहम्मद लोदी जो था वो ये भतीजा था इब्राहिम लोदी का, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोदी के साथ। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, पानी पिया, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया 1527 में, चांद पे गया 1528 में, और घाघरा पहन के गया था 1529 में, चांद पे गया घाघरा पहन के, ठीक है। पहला देख लिए इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा देख लिए राणा सांगा के साथ, तीसरा देख लिए मेदिनी राय के साथ, चौथा देख लिए मोहम्मद लोदी के साथ। तुगलमा और उस्मानी टैक्टिक्स का ये इंट्रोडक्शन करवाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में, ठीक है। इसकी इसने चारबाग शैली का इसने नींव रखा, और चारबाग शैली में बाग बनाने का इसने इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक। उसके बाद इसकी दो पोयम है, एक है मुबैया और एक है रिसाली उसल पोयम। मुबैया पर्शियन में और रिसाली कुशल पोयम, ओके। इसकी आत्मकथा है तुजुक बाबरी। इसकी आत्मकथा क्या है, इसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। इसमें है, पूछेगा तो पर्शियन में, ठीक है। तो इसको पर्शियन से इसको ये सॉरी टर्किश में है, सॉरी टर्किश में है। तो टर्किश से पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया, तो टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट किया अब्दुल रहीम खान खाना, आपको पता ही होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब पूछेगा कि इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया, तो ये मैडम बेवरिज, मैडम वेवरिज, सॉरी मैडम वेवरिज, ओके, लिख दो, मैडम वेव रिच, मैडम वेव रिच, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ,
मैं रिवाइज भी करा दूंगा एक बार। बादशाह की उपाधि कब लिया? 1504, जब काबुल को जीता। कलंदर की उपाधि कब लिया? जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। उसके बाद गाजी की उपाधि कब लिया? खानवा के बाद। खाना खा के गाजी की उपाधि ले लिया। ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following forts are called Babul Makkah, Gate of Makkah, during the Mughal period? बाबुल मक्का का द्वार। भाई, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मक्का जो है वो उसका लोकेशन कहाँ है। क्या कोई बता सकता है? मक्का इज़ ऑन द बैंक ऑफ रेड सी। ओके, और ये रेड सी से जो भी देखो उसका कहानी है कि मुग़ल के टाइम में जो भी मक्का के लिए जो हज पे जाते थे, वो उसके लिए जो सबसे फेमस पोर्ट था ना, वो सूरत था। तो आप हमें ये बताएंगे कि सूरत जो है किस नदी के किनारे है, कौन से रिवर के किनारे है? तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको आता ही हो। सूरत इज ऑन द बैंक ऑफ तापी। ओके, सेकंड ऑप्शन इज कैम्बे। कैम्बे इज द बैंक ऑफ माही रिवर। ठीक है, एंड ब्रॉच, ब्रॉच इन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। और ये सब ब्रॉच जो है ना, एंशियंट पोर्ट, फेमस एंशियंट पोर्ट। कालीकट, कालीकट कहाँ पे है? केरला में। कालीकट किस चीज़ से रिलेटेड है? कालीकट जब वास्को डी गामा केम टू इंडिया, कब आता है वास्को डी गामा इंडिया? वास्को डी गामा आता है मई 1498 में। और उसके बाद कब आता है? 1502 में, और जब वो बहुत ज़्यादा स्पीसीज लेके जाता है यहाँ से। ओके, सो हाँ, वेयर वी वेर एट कालीकट। तो कैलीकट कहाँ पे है? उसको हम लोग देखा था कैलीकट। अच्छा, आप लोग ये बताओगे कि ये रिसेंट द मॉडर्न नेम ऑफ कैलीकट इज़ व्हाट? तो मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं। मॉडर्न नेम ऑफ कैलीकट इज़ कोझिकोड, कोझी सिटी इन कैली। ओके, तो ये देख लोगे आप लोग, ब्रॉच का लोकेशन देख लोगे, और सूरत नीचे है या ब्रॉच ऊपर है? तो सूरत नीचे है, उसके बाद ब्रॉच है, और उसके बाद गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको गल्फ ऑफ खम्बत भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये बाबुल मक्का पतवार का जो कहानी है ना, कि मक्का में जो है, मैं बता ही दिया इसका कहानी, कि वो और सिर्फ हिंदू वॉज नॉट अलाउड। ठीक है, ओनली मुस्लिम वाज अलाउड। और उस समय वही उसी पोर्ट से नाव में सवार होके या शिप में सवार होके लोग जाते थे मक्का मदीना के लिए। ओके, मक्का किस लिए फेमस है आपको पता ही है। वहीं पे जो इस्लाम के मोहम्मद प्रॉफिट जो है, उसका उनका जन्म हुआ था, तो इसी के लिए वो फेमस है। आप बताओगे कि अल बसरा किसके लिए फेमस है? अल बसरा किसके लिए फेमस है? और कौन सी दो रिवर का ये संगम है? कौन सी दो रिवर यहाँ पे जाकर मिलती है और कहाँ पे ड्रेन करती है? मैं बता दे रहा हूँ, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये दोनों रिवर जो है वो जाके मिलती है अल बसरा में। और प्रॉफिट मोहम्मद यूज टू गिव प्रीच देयर, दैट्स व्हाई दिस इज द होली प्लेस अगेन। सो और वो जो है पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती है। आप लोग पर्शियन गल्फ के अराउंड जो भी कंट्री है ना, इसको देख लोगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टप्रधान was a council of minister. Option A is in the Chola administration, option B in the Maratha administration, option C in the Vijayanagara administration, option D is Gupta administration. अष्टप्रधान बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। आपको मैं पीवाई क्यूज में बहुत सारी बार दिखाऊंगा कि ये अष्टप्रधान के बारे में पूछा गया है, और अष्टप्रधान कौन कौन से थे,
जो मराठा किंगडम में जो देयर वर 8 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा एम्पायर। तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाज, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शिवाजी ने मराठा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन कब लेड किया। तो दैट वाज द 1674। 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन होता है। अब बताओगे कहाँ पे होता है? इन द सिटी ऑफ रायगढ़। रायगढ़ एक सिटी है, वहाँ पे रायगढ़। तो वहाँ पे होता है 1674 में। और शिवाजी रूल करते हैं 1674 से 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाता है 1618 में। ओके, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं संभाजी। शिवाजी के बाद कौन आएंगे? संभाजी। संभाजी 9 साल तक ऐसे याद करोगे, 1674 से 1680 को याद हो ही गया होगा ना। 1674 से 1680 शिवाजी, उसके बाद संभाजी। 1680 से 1689 संभाजी। संभाजी उसके बाद संभाजी के बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे 1689 से 1700 राजा राम। उसके बाद शाहू गॉट कैप्चर बाय औरंगजेब। तो उसके बाद ताराबाई लेट करती है 1700 से 1707। और उसके जो सन थे शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड। 1707 में औरंगजेब का डेथ, शाहू गॉट रिलीज्ड। और फिर होता है वॉर बिटवीन ताराबाई एंड शाहू। उसके बाद 1713 तक के शाहू रूलिंग। आफ्टर देन बालाजी विश्वनाथ केम इनटू द पिक्चर। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। और अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में चौट और सरदेश मुखी वेयर टू इम्पॉर्टेंट। क्या था? ये तरह का टैक्स था। चौट वाज द 1/4 और सरदेश मुखी वाज 1/10। ओके, एक सरंजामी प्रथा है जिसको राजा राम कंसोलिडेट करता है और हेरिडेटरी बनाता है। सरंजामी ये फेमस है, पूछ देगा कि व्हाट वाज द सरंजामी। इस तरह का जो भी सोल्जर एम्प्लॉय करते थे ना, तो उन ऑफिसर को जिस तरह से मुगल के टाइम में मनसबदारी था ना, उसी टाइप का था सरंजामी। तो सरंजामी में उनको कुछ लैंड पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर दिया जाता था, उसी को बोलते हैं हम लोग सरंजामी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मराठा का क्रोनोलॉजी कि किस तरह से आगे बढ़ा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग एक बार सुन लेंगे तो ध्यान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि अष्टप्रधान में कौन कौन से थे। आप लोग बताओगे पेशवा। पेशवा किसको बोलते थे? मजुमदार किसको बोलते थे? सुरनाविस किसको बोलते थे? पकिया नवीस किसको बोलते थे? मैं याद करवाऊंगा ये सबको। सरे नौबत किसको बोलते थे? दवीर और सुमंत किसको बोलते थे? पंडित राव। पंडित राव तो नाम से ही लग रहा ना, पंडित राव पुजारी ही होंगे। पंडित राव किसको बोलते थे? चलिए देखते हैं। पेशवा वॉज पीएम। पेशवा वॉज पीएम। ओके, पेशवा वॉज पीएम। देन मजुमदार। मजुमदार पेशवा आसान है याद करना, पी से पेशवा, पी से पीएम। मजुमदार वाज निर्मला सीतारमण।
फाइनेंस मिनिस्टर, मजूमदार निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा करके याद रखेंगे। उसके बाद वकिया नवीस, वकिया नवीस वाज अमित शाह, वकिया नवीस अमित शाह, होम मिनिस्टर, वकिया नवीस वाज होम मिनिस्टर, सूरा नवीस, स से सुर और स से सेक्रेटरी, तो सूरा नवीस वाज सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऐसा हुआ। सरे नौबत, बताओ भाई, नौबत आ गया कि अब लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो कौन बचाएगा, ऐसा नौबत आ गया है तो कमांडर इन चीफ वही तो लीड करेगा। लिखो ठीक, सर ई नौबत कौन होगा, सरे नौबत, सरे नौबत कमांडर इन चीफ। दवीर और सुमन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट और मुझे लगता है बीपीएससी में पूछा भी गया है। दावीर और सुमन, ये और है ठीक है। दावीर और सुमन, ये था फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। उसके बाद पंडित राव हाईएस्ट प्राइस और न्यायाधीश तो चीफ जस्टिस है, तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगता है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठावाद, सेकेंड एंग्लो मराठावाद जो हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंग्लो मराठावाद ये 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठावाद 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठावाद 1817 से लेकर 1819 में हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ना उसको कंक्लूड किया जाता है ट्रीटी ऑफ सलवाई से, जो 1782 में होता है, ठीक है। अब आप हम लोग आप मुझे बताओगे कि ट्रीटी ऑफ सूरत कब होता है, ओके। तो इस तरह से मराठा को हमने देखा और ये जो अष्ट प्रधान था उसको भी हम लोगों ने देखा। अब अष्ट से लेके एक अष्ट दिग्गज करके एक टर्म मिलेगा आपको। तो अष्ट दिग्गज कौन से किसके टाइम में होते थे, तो अष्ट दिग्गज वाज इन द राइम ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी। कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू तुलुक डायनेस्टी और वहाँ पे कृष्णदेव राय लिखते था तुलुक, और वहाँ पे क्या था, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज पूछेगा तो दिग्गज कृष्णदेव राय, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से लग रहा है वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखना है, करना है, रिवीजन करना है। आप लोग इसको 1.5 पे भी करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंटिंग ऑफ बौद्धिस्ट कदमपल्ली इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए इज एलोरा, ऑप्शन बी इज अजंता, ऑप्शन सी इज बादामी, ऑप्शन डी इज भाग। अब देखो, जो बौद्धिस्ट कदमपल्ली का जो पेंटिंग है ना, वो ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन अगर कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि एलोरा कहाँ पे है। एलोरा इज़ ऑल्सो इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद, और अजंता भी वहीं पे है, अजंता और एलोरा भी जो है महाराष्ट्र में ही है। तो हम लोग को सबसे पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ इसका आंसर विल बी द अजंता, तो अजंता में ही है। और तो फिर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एलोरा में कितने केव है, तो देर आर 34 केव, और ये बुद्धिज़्म जो जैनिज़्म जो एंशिएंट टाइम में डोमिनेटेड रिलीजन था, वो तीनों का तीनों केव मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखेंगे 34 केव हैं यहाँ पे, 1 to 12 बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और 13 to 29 हिंदुज़्म, बी एच ऐसा करके याद रखेंगे, बी 1 to 12 बुद्धिज़्म, 13 to 29 हिंदुज़्म, 30 to 34
जैनिज़्म से रिलेटेड हो। ठीक है, ठीक। तो एलोरा में तीनों हैं और ये एलोरा का हमने देख लिया। अब हम लोग अजंता की तरफ बढ़ते हैं। अजंता लाइज ऑन द यूपीएससी का पीवाईक्यू है, लाइज ऑन द बैंक ऑफ वगोरा रिवर, वगोरा रिवर के किनारे है, तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो अजंता में कितने केव हैं? 29 केव एंड ऑल केव आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो कॉमन सेंस इसमें यहाँ पे आएगा कि मतलब सिर्फ बुद्धिज़्म से है और ये इम्पोर्टेंट केव आर्किटेक्चर है, तो मतलब हाँ, तो फिर यहीं पे होना चाहिए। और इसमें क्या है ना, एलोरा में मैंने एक बात आपको बताना भूल गया। एलोरा का एक कैलाश मंदिर है जो राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ओके। और एलोरा इज रॉक कट सिंह जो वन स्टोन रॉक कट आर्किटेक्चर है। ओके। अजंता में हम लोग क्या देखा? 29 केव देखा और उसमें ऑल केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, विच वर बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। जो केव नंबर है 16, 17 और 19 जो बिल्ड किया गया गुप्ता के टाइम में। लिख देता हूँ मैं, 16, 17 और 19 याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, गुप्ता के टाइम में बनाया गया। ठीक है। ऐसे तो एलोरा में भी देयर आर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे केव नंबर 16 है जिसको कि रावणा सीकिंग द माउंट कैलासा, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो उतना हम लोग हम लोग के पास समय नहीं है अभी देखने के लिए, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज़ बादामी। बादामी, बादामी कहाँ पे है? बादामी वातापी बता सकते हैं? बादामी वातापी, एंसेंट नेम इज़ वातापी, बता सकते हैं? इसके इम्पोर्टेंट एक किंग हुआ, उनका नाम क्या था? वातापी, पुलकेशिन द्वितीय। ओके, जो कि हर्ष को हराते हैं, हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षा को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय। वहाँ पे भी रॉक कट आर्किटेक्चर है। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर है यहाँ पे भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकेशन इम्पोर्टेंट है, अपर नदन कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में ये बादामी वातापी पड़ता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला भी रीजन था यहाँ पे। ठीक है, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। इस वाले रीजन में इसी यहीं पे बादामी वातापी के है, चालुक्य वातापी के, और इधर भी एक वातापी बादामी। और नेक्स्ट वन इज़ द बाग केव, जो कि एमपी में है। बाग केव एमपी। ठीक है, बुद्धिस्ट केव है, बुद्धिस्ट है। चैत्या विहारा रॉककट है, रॉककट चैत्या विहारा होगा ही होगा। फ्रेस्को और मुराल पेंटिंग और बाग रिवर के किनारे, बस यही इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग तो याद ही कर लेंगे, बौद्धिस्ट पदमपल्ली। अच्छा, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये से बता भी कैसे पाऊँ यार, स्थिरा वादिन जो है वो हीनयान से रिलेटेड था या महायान से रिलेटेड था? और जो महासंहिता था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, जिसको लोकोत्तरवादीन भी बोला जाता है? ठीक, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। स्थिरावादीन जो स्थिराविनवादीन जो है वो हीनयान से रिलेटेड था। स्थिराविनवादीन हीनयान से रिलेटेड था। हीनयान को लेसर व्हीकल भी बोला जाता है। और एक महायान से, महायान वाला जो है महासंहिता, तो जैसे याद कर लेंगे, महासंहिता, महायान और लोकोत्तरवादीन भी उसी को बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म ऐसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस देख लेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था। फाहिम वाज ए चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा। और नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में आते हैं। हुन सांग वाज ए चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त टू। नहीं, ये तो हर्ष के टाइम में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट को सिंपल इंटरचेंज कर दिया गया है। जहाँ भी दो सिमिलर टाइप का स्टेटमेंट आए, दिस कैन ड्यूरिंग दिस राइन, दिस कैन ड्यूरिंग दिस राइन, तो वहाँ पे गलती कराने का एग्जामिनर बहुत चांस लेगा। ओके,
तो यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया हुआ है। ऐसे तो जनरली पता ही होता है कि ये एक तरह से बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ये इजी क्वेश्चन ही होगा। तो और हम लोग देख लेते हैं साथ में कि और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताते जाइएगा। निकोलो कंटी किसके टाइम में आता है? निकोलो कंटी ये आता है देवराय फर्स्ट। यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो डैम अक्रॉस तुंगभद्रा वो फर्स्टली किसने बनवाया? तो वो देवराय फर्स्ट ही था। डैम अक्रॉस तुंगभद्रा किसने बनाया? देवराय फर्स्ट। ओके। निकोलो कंटी किसके टाइम में आता है? देवराय फर्स्ट। निकोलो कंटी किसके टाइम में आता है? देवराय फर्स्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में आता है? अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड। निकोलो कंटी देवराय फर्स्ट, अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड। ओके। उसके बाद बारबोसा और डोमिंगो पायस किसके टाइम में आता है? बारबोसा एंड डोमिंगो पायस किसके टाइम में आता है? बारबोसा एंड डोमिंगो पायस किसके टाइम में आता है? तो ये आता है फेवरेट कृष्णदेव राय के टाइम में। ठीक है। बारबोसा और डोमिंगो पायस। निकोलो कंटी हमने देखा देवराय फर्स्ट। देवराय टू के टाइम में क्या देखा? अब्दुल रज्जाक। ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने? डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके टाइम में आता है? कृष्णदेव राय के टाइम में आता है। उसके बाद अब आप बताओगे इबन बतूता किसके टाइम में आता है? जो कि मोरक्को ट्रैवलर था, मागरेब रीजन से आता है। और आपको पता है ना मागरेब रीजन किसको बोलते हैं? मागरेब रीजन जो है ना, ये आपका जो मैप है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं मागरेब रीजन। ठीक है, मागरेब रीजन। और यहाँ पे जो इसराइल लेबनान वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? लोग कमेंट करके बताएं। ओके। फिर हाँ, मैंने पूछा इबन बतूता किसके टाइम में आता है? तो ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है। मागरेब रीजन, मोरक्को ट्रैवलर, एमबीटी, मोरक्को, एमबीटी, इबन बतूता। ठीक है। और ये इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6, चरक, ब्रह्मगुप्त, बरहामही, विशाखदत्त ये मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करने के लिए किया हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू का वीडियो में देखा था, चरक जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही अगर आपको एक ऑप्शन आता है ये, तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन 2 के पास जाते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो डी। और कोई ऑप्शन में ए को 2 के साथ मैच नहीं किया गया है। तो चरक वाज रिलेटेड टू मेडिसिन। और उसके बाद आप लोग अगर आपको ब्रह्मगुप्त भी आता है ना, आपसे ये पूछा जाए चरक आता है कि नहीं, ब्रह्मगुप्त आता है कि नहीं। तो ब्रह्मगुप्त अगर आता होगा ना तो मैथमेटिशियंस है, तो वो भी आप सही करके ले जाओगे, क्योंकि बी ऑप्शन में कोई और भी वन नहीं मैच कराया गया है। ठीक। या फिर आप डी विशाख दत्त अगर जानते होंगे, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। तो प्ले राइट भी जानते होंगे ना, तब भी ये क्वेश्चन को करेक्ट करके ले जाओगे, क्योंकि देखो डी में ओनली 3 यहीं पे है। ठीक है। और एक सी का थोड़ा कन्फ्यूजन दिया हुआ C4। तो आपको 3 चांस दे रहा है बीपीएससी की। आप चरक को जान लो, ब्रह्मगुप्त को जान लो और विशाख दत्त को जान लो। किसी को भी एक को जान लो तो आप क्वेश्चन सही करके ले जाओ। एक को जान लो और क्वेश्चन सही करके ले जाओ। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर यार कैसे होगा? ऐसे तो जानना ही चाहिए। चलो चरक चरक पहले हम लोग देखेंगे चरक किसके टाइम में थे। चरक वाज टाइम कनिष्क के टाइम में थे। कनिष्क के टाइम में थे चरक। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मगुप्त देख लिए हम लोग कि वो वाज द मैथमेटिशियन। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि सुश्रुत सुश्रुत किस चीज़ से रिलेटेड? सुश्रुत भी मेडिसिन से ही रिलेटेड है। तो सुश्रुत जो है ना, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता था। सर्जरी, सुश्रुत
शैल चिकित्सक उनको बोला जाता था, ठीक है। और धन्वंतरी भी इसी से रिलेटेड थे, आयुर्वेदा से ही रिलेटेड थे। वराह मिहिर हम लोगों ने देखा, वराह मिहिर किसी से रिलेटेड थे, एस्ट्रोलॉजी से। और इनका फेमस बुक है बृहत संहिता। वराह मिहिर बृहत संहिता, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, उसके बाद लघु जातका, बृहत जातका। तो ये इम्पोर्टेंट है। वराह मिहिर बृहत संहिता, लघु सिद्धांतिका, लघु जातका, बृहत जातका और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। ये वराह मिहिर का था। वराह मिहिर जो थे वो गुप्ता के कंटेम्पररी थे। और वराह मिहिर वाज दरबारी थे वो जशोवर्मन, जो किंग था मालवा के, उसके, ठीक है। विशाख दत्त का जो इम्पोर्टेंट प्ले क्या बोलते हैं, उनका जो बुक था वो क्या था। एक तो फर्स्ट चीज़ ये कि विशाख दत्त जो थे वो चंद्रगुप्त के टाइम में थे। विशाख दत्त सी चंद्रगुप्त के टाइम में थे, ठीक है। और विशाख दत्त का क्या क्या इम्पोर्टेंट रचना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किनका है, विशाख दत्त का है। जिसमें कि अर्ली लाइफ ऑफ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अर्ली लाइफ के बारे में विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम, देवी नाम से नहीं लग रहा, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम अर्ली लाइफ ऑफ मौर्य, किंग मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सी मौर्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और एक और है जो मुद्रा राक्षस है, जिसमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य राइज करते हैं थ्रोन के लिए, उसी का वर्णन दिया गया उसमें, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कृति जो है विशाख दत्त का, मुद्रा राक्षस, और ये आपको याद रखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट होगा। और वराह मिहिर हम लोगों ने देख लिया। और इस तरह से हम लोगों ने इसके साथ ना कालिदास का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अच्छा एक बात और, धन्वंतरी जो थे ना वो उज्जैन के शासक यहाँ रहते थे, जो कि जिनका क्या नाम था, राजा विक्रमादित्य। धन्वंतरी, धन्वंतरी राजा किंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। आप लोग बताओगे जो विक्रम संवत है वो इन्हीं के जो शक पे सॉरी जो ये फाइट करते हैं उसके बाद विक्रम संवत शुरू होता है, वो कब होता है और कौन सा कंट्री का जो है ये ऑफिशियल कैलेंडर फॉलो किया जाता है, कौन सा कंट्री, ठीक है। और ठीक है। और उन्हीं के टाइम में दरबारी थे जिनको चंद्रगुप्त भी बोला जाता है, विक्रमादित्य के दरबारी थे। बुक है धन्वंतरी का रोग निदान और वैद्य चिंतामणि। धन्वंतरी का बुक है रोग निदान, रोग निदान, रोग का निदान करेंगे धन्वंतरी जी। और साथ में वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि, वैद्य चिंतामणि, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छा एक बताओगे आप लोग, कृता और यूनियन किसकी रचना है, 12वीं की है, ठीक है। अब कालिदास का इम्पोर्टेंट रचना है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, वो मैं लिख नहीं पाऊँगा। ए ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुम्हार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम फर्स्ट ड्रामा है, जो कि ये पुष्यमित्र शुंग, जो उसका जो सन होता है जिसका नाम होता है अग्निमित्र, और वो मालविका जो लेडी रहती है उसके चक्कर में उसका लव का ये उसमें प्ले किया गया है, उसी ड्रामा को उसमें लिखा गया है, मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो चलो ये हो गया। काव्यदास और 10 कुमार, काव्यदास 10 कुमार चरिता, ये दांडी का है। काव्यदर्शा और 10 कुमार चरिता, ये दांडी का है, ठीक है।
बाकी ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है क्वेश्चन 6. सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Who among the following introduced the Persian festival Nowruz in India? कौन सा? ऑप्शन ए इज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इज बलबन, ऑप्शन सी इज इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इज फिरोज शाह तुगलक. ऑल जितने भी ये चारों स्टेटमेंट दिया गया ना, बीपीएससी को इन सभी से बहुत ज़्यादा प्यार है. बार 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 इसको पूछा ही जाता है. तो इसीलिए इसका राइट आंसर विल बी बलबन. और एक फैक्चुअल है, ये आपको आना चाहिए, इसमें कोई सा भी इसमें काम नहीं करेगा. तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, लिख भी दूंगा. तो बलबन से इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हम लोग देख लेते हैं. सिजदा पैबोस, खुद को भगवान मान लिए थे. इसके सामने जाओ तो सर झुकाओ, इसका पैर को चूमो, यही सब काम था इसका. सिजदा पैबोस, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, रट लेना. और चालीसा, जो तुक्के चहलगानी जो इल्तुतमिश के टाइम में आता है, उसको ये कर देता है ख़त्म, चालीसा को अबॉलिश कर देता है. ठीक. और बलबन से क्या रिलेटेड चीज़ है वो देख लेते हैं. इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया 1266 में, जिसका नाम था दीवाने अर्च. दीवाने अर्च. ओके. उसके बाद इसने अपने आप को जिल्ले इलाही बताया. जिल्ले इलाही का मतलब शैडो ऑफ गॉड. जिल्ले इलाही, इलाही, जिल्ले इलाही. ठीक है, शैडो ऑफ गॉड. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को. अलाउद्दीन खिलजी इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द बीपीएससी. तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसने चार सबसे पहले तो इसको सिकंदर शानी बोला जाता है. सिकंदर शानी रट लेना आप लोग. अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर शानी मतलब दूसरा सिकंदर, यही था. सिकंदर के बाद और कोई सिकंदर ही नहीं हुआ इंडिया में, यही थे एक. तो सिकंदर शानी. उसके बाद ये 4 ऑर्डिनेंस लाता है. जब 4 ऑर्डिनेंस में ये क्या क्या लाता है मैं लिख दे रहा हूँ. पहला, जब्त कर लेगा, कॉन्फिस्केट करेगा, कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट. जो भी रिलीजियस एंडोमेंट था ना, उसको इसको हड़प लेना था, इसको ले लेना था. फर्स्ट ऑर्डिनेंस. सेकंड ऑर्डिनेंस, सेकंड वाज स्पाई सिस्टम, स्पाई लगा करता था सबको. तीसरा, कोई लिकर नहीं कंज्यूम करेगा. ठीक है. चौथा, नोबेल जो है गैदरिंग नहीं करेगा विदाउट परमिशन, और शादी भी नहीं करेगा नोबेल के यहाँ. इससे इसको लगता था कि शादी करके और इसके खिलाफ जो है रिलेशन बना के और इसको, इसके साम्राज्य को कुछ हानि पहुँचाया जा सकता था, इसलिए ये सब 4 ऑर्डिनेंस लाया था. उसके बाद इसने सबसे पहले तो गुजरात अभियान किया था. उसमें इसको मिला था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी बोला जाता था. तो इसको लेके ये जाता है ये साउथ इंडिया में, और वहाँ पे रामचंद्र देव जो है रामचंद्र देव पे यादव डायनेस्टी, आई रिमेंबर, यादव वंश डायनेस्टी रामचंद्र देव को हराता है, और इसी के लीडरशिप में भेजा जाता है, जो मलिक काफूर को जो जीत के लाया था, इतना काम का आदमी बन गया था. गुजरात अभियान 1298 में करता है, रणथंभौर 1301 में, मेवाड़ 1303 में, मालवा 1305. ये फर्स्ट इसलिए फेमस है ना कि सेपरेट कर दिया. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलीजन और
पॉलिटिक्स को, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को सेपरेट किया इसने। फर्स्ट किंग हुआ इंडिया में ऐसा करने वाला, और बोला कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। ओके। इसके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो मुस्तक राज, लिख के रहा मुस्तक राज, पूछता बार बार हर एग्जाम में। मुस्तक राज, मुस्तक राज, इसका काम क्या था? मुस्तक राज एक स्पेशल ऑफिसर था टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू ऑफिसर लिख दो, लेवल 7 का पोस्ट है, ये भी मिल जाए तो मतलब अच्छा ही पोस्ट है। रेवेन्यू ऑफिसर था। सोल्जर को कैश में पेमेंट करता था ये। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ रहा है। सोल्जर को कैश में पेमेंट करता था। 3 मार्केट बनाया था इसने। कौन कौन सा मार्केट है? 3 मार्केट, खाने का अलग, फूड, क्लोथ और हॉर्स एंड स्लेव का अलग, और सबके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था, जिसको क्या बोला जाता था? शाहाना। ओके, तो शाहाना बोला जाता था। और भी 2 ऑफिसर थे जिनका नाम था दीवाने रियासत और शाहाने मंडी। लिखते दीवाने रियासत और शाहाने मंडी। ये फिर 2 ऑफिसर, दीवाने, चेक करता था बार, दीवाने रियासत, मतलब रॉयल नाम है, और दीवाने शाहाने मंडी, शाहाने मंडी, चलो शाहाने मंडी हो गया। और अलाई दरवाज़ा और हज़ार सुतून किसी ने बनवाया। हज़ार सुतून नॉन एज 1000 खम्भों का महल, हज़ार सुतून, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा और 1000 सुतून अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर खत्म होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इतना 10 क्वेश्चन तक नहीं देख पाएंगे, कोई नहीं, कुछ अगर सीखने को मिल रहा है मुझे भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट विल बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हम लोगों ने अभी देखा था कि तुर्क चहलगानी जो 40 लोगों का नोबेल के रूप में वो प्रोमिनेंट नोबेल को रखता है। आरम बख्श को मारता है इल्तुतमिश, इसके बाद थ्रोन पे आता है, किल्ड आरम बख्श, दिन 1211 में। एक ही साल आरम बख्श शायद रह पाता, 1206 से 1210 को वो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श भी बोला जाता है इस पर, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श का भी उपाधि, जो कुतुब मीनार का फाउंडेशन लीड करता है, 2.5 दिन का झोंका, और क्या कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। अब कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जैन टेम्पल, 2.5 दिन का झोंका हिंदू टेम्पल, और कुतुब मीनार वाज ऑल्सो गोविंद टेम्पल। ओके, गोविंद टेम्पल बोला जाता है। तो 1211 में आता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। पूछेगा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन भैया? यही इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश। ये क्या क्या करता है? तो सेव करता है दिल्ली को, किससे? रैथ और चंगेज खान। पूछेगा कि कौन किया था सेव, तो फिर कैसे करता है? तो ख्वारिज़्म खां जो ये है ना, चंगेज खान मारते मारते भगाता है ख्वारिज़्म खां को, और आके इल्तुतमिश से वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे रहने दो, ख्वारिज़्म खां बचा लो मुझे। इल्तुतमिश बोलता है नहीं, अगर तुमको बचाएंगे तो हम खुद चले जाएंगे। तो
ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसने बचाया दिल्ली को, सेव किया रैथ ऑफ चंगेज खां से, तो दैट वाज द इल्तुतमिश। इसने सिल्वर कॉइन इशू किया, सिल्वर टंका कॉपर जीता, कॉपर या पेन की वजह से दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, जित्तल। ओके, उसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग? कुतुब मीनार इसी के टाइम में मोर और लेस कंप्लीट हुआ। बाद में तो बलबन के टाइम में भी थोड़ा सा काम होता है। ओके, और इसके टाइम में पेट्रोनाइज किया था मिन्हाजुस सिराज, तबकात नासरी लिखा था। ओके, जिसका तबकात नासरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और उसमें क्या है ना कि बख्तियार खिलजी जो आक्रमण करता है और नालंदा और बिहार शरीफ में जिस तरह का कोहराम मचाता है, उसका मेंशन तबकात नासरी में भी मिलता है, मिन्हाजुस सिराज में, जो मिन्हाज उस सिराज का है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। हाँ, ओके, एक चीज़ हम लोग मिस कर दिए थे कि जो उसका जो बलबन है ना, बलबन बलबन ये क्वेश्चन शायद PYQ में पूछा गया BPSC का, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा था। बलबन के टाइम में ना इसका बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद तो याद ही रह जाएगा, प्रॉपर्टी थे। तो मंगोल इसको मार देते हैं, और उसी टाइम में तुगरिल खान जो है, तुगरिल खान पूछेगा, तुगरिल खान पूछा है क्वेश्चन, तुगरिल खान रिवोल्टेड ड्यूरिंग राइन ऑफ होम, तो बलबन। तुगरिल खान जो कि मोस्ट बिलव्ड सेफ था, उसका स्लेव था, बहुत ही अच्छे से पाल पोस के रखा था उसको, वो कर देता है रिवोल्ट, तो फिर बलबन जो है उसको मार देता है। तो ऐसे ही उस बेटा का डेथ हो गया था, तो ऐसे ही भड़का हुआ था, तो खत्म। इस तरह से अब एक ऑप्शन और बच गया, दैट इज़ द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक FST, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसने बहुत सारी चीज़ लाया, जैसे हपे सर, वाटर टैक्स, ठीक है, कैनल डेवलपमेंट का इसको मतलब किताबा ही माना जाता है कि बहुत सारा इरिगेशन के टाइम में, इरिगेशन के सेक्टर में इसने बहुत सारा काम किया। दीवाने खैरात, हके सर, वाटर टैक्स, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात। ओके, ये सब चीज़ इससे रिलेटेड था। दीवाने बंदगान वाज व्हाट? दीवाने बंदगान में ये क्या करता था ना, इसको स्लेव से बहुत प्यार था, तो स्लेव के लिए ये बना कर रखा था दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात, तो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स इम्पोर्टेंट है, खैरात देता था, मैरिज पुअर गर्ल्स का। ठीक, दीवाने खैरात हो गया, हके शर्म हो गया, दीवाने बंदगान बताए ही हमने। इसके टाइम में ना 4 इम्पोर्टेंट टैक्स थे जो कि आपने पढ़ा ही होगा, खराज, ज़कात, जजिया, खम्स। ठीक है, खराज वाज 1/10, ठीक है, ज़कात वाज 2% ऑन द प्रॉपर्टी, जजिया वाज नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे जजिया। ठीक है, खम्स जो 1/5 बूटी कैप्चर किया जाता था ड्यूरिंग वॉर, उस पर लगता था। ठीक है, तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फादर MBT इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तरह का वो नया नया उसका आदत था कि वो इम्प्लीमेंट करते रहता था, कभी टोकन करेंसी लाता था, कभी कैपिटल शिफ्ट करता था, दिल्ली टू देवगिरी, तो ये सब चीज़ आप लोग देख लोगे। क्वेश्चन 8 हम लोग 10 क्वेश्चन करके और इस सीरीज़ को अभी के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कल से मैं कुछ और कंटेंट को लेस करूँगा। नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, देखो ऐसा क्वेश्चन में रिस्क लेना ठीक नहीं है, मैं पता नहीं क्यों ले लिया था। आता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाता तो नाथपंथीज, योगीज, ये नॉर्दर्न इंडिया में ही मोस्टली डोमिनेट करते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ, ये भी नाथ संप्रदाय से ही है। और थोड़ा सा अगर सन्यासी रिवोल्ट का भी अगर हम लोग ये कर लेते,
तो हो सकता है कि दिमाग में आ गया हो। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सन्यासी रिवॉल्ट कब हुआ था? चलो मैं बताता हूँ। सन्यासी रिवॉल्ट और किसने इसको लीड किया था? तो ये होता है 1770 टू 1800 के बीच में, और इसको लीड करते हैं मजनून शाह चिराग अली, जो फ़कीर वाले थे, वो भी मिल जाते हैं, भवानी पाठक, एक इम्पोर्टेंट नाम और है, दैट वाज देवी चौधरानी। देवी चौधरानी, उनका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी, जो दुर्गेश नंदनी है, उसमें लिखते हैं हरनेमबाज हरवाला, तो कैसे हरवाला सन्यासी बनती है और सन्यासी रिवोल्ट का पार्ट बनती है, वो दुर्गेश नंदनी में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद कर लोगे। दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आनंद मठ, जिसमें सन्यासी रिवोल्ट का मेंशन मिलता है, उसको भी लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ही। ठीक है, तो ये नाथपंथी जो थे ना, वो सेवा ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 8 तो हो गया ना। तो ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, नदर इंडिया से। और ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार, नाथपंथी सिद्धार्थ योगीज में डिवोशनल रिलीजन ऑफ ड्यूरिंग, तो ये नदर इंडिया हो गया। ओके, now we will see question number 9. Consider the following statement regarding Wood's dispatch of 1854. भाई, वुड डिस्पैच 1854, अब इसको पता ही होगा कि कहाँ से ये इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते थे, कि ये ब्रिटिश लाए थे। तो क्या था ना कि इसमें अपर मासेस को एजुकेट करो, और वही जो है मतलब हायर क्लास सोसाइटी को एजुकेट करो, और वही सब नीचे वाले क्लास को एजुकेट करेंगे। यही था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो वुड्स डिस्पैच 1854, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो उस समय ये इसका ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर हायर स्टडीज। सो सिंपल पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट। तो ये जहाँ पे भी पॉजिटिव लुकिंग जनरल स्टेटमेंट हो ना, तो मतलब छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, डेटा नहीं दिया हुआ है, बट नॉट वेयर हैज़, ऐसा करके कुछ नहीं दिया है, तो वहाँ पे जनरली करेक्ट ही होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन। यस भाई, जहाँ पे फीमेल का बात है ना, वल्नरेबल सेक्शन का बात है, तो एग्जाम में कभी भी निगेटिव सेट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को। तो ऐसा ही था कि इसमें जो वुड डिस्पैच 1854 था, उसमें बहुत सारे कॉलेज बनाए गए, और टीचर ट्रेनिंग में इसके लिए पढ़ोगे तो इसके लिए उसमें पॉइंट मिलेगा। टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया कि टीचर को ट्रेंड करें, और जो ये इंग्लिश एज अ मीडियम इन द हायर एजुकेशन, एंड द वर्नाकुलर इन लोअर स्टडीज़, मतलब मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल तक के, जो 8 to 10 में होता था ना, 8 to 10 तक के, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्नाकुलर रखेंगे। ठीक है, और हायर स्टडी में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इंग्लिश का ये रखा। वो डिस्पैच 1854 यही था। आप लोग हमको मुझे बताओगे कि सबसे फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ जो है कौन से एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? ऑप्शन ए इज 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एंड ऑप्शन बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, एंड ऑप्शन डी इज पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1 लाख का प्रोविज़न किया गया था, जो अगले 10-15 साल तक तो वो 10 साल तक तो मिला नहीं। तो ये बताया गया। और जो इसके बाद उसी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी होता है। मैं एक बार आपको हिंट दे दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ओके, जहाँ पे भी फीमेल, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, जहाँ पे भी फीमेल दिखे और वल्नरेबल सेक्शन दिखे और बोले कि ऐसा मतलब उसको अच्छा करने के लिए कोई भी एक्ट लाया गया था, तो जनरली करेक्ट होता है। नॉट ऑलवेज, जनरली करेक्ट होता है। जनरल स्टेटमेंट दिखे
कॉन्फिडेंट होके यस करो, यस। अगर पेचीदा नहीं, हम मैं दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, आगे के क्वेश्चन में दिखाऊंगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, यहीं तक के हम लोग आज करेंगे। द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड The Maithili language was started to develop during the reign of which of the following? Option A is Koinivar dynasty, option B is Karnal dynasty, option C is Pithipatis dynasty, option D is Chero dynasty। देखो, मैथिली जो था ना वो कर्नाट डायनेस्टी में एक फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आता है तो करो, नहीं तो लिव इट। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो फैक्चुअल हो, वन लाइनर हो, उसमें आए तो सही, नहीं तो और कोई बात नहीं, लिव इट और कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कर्नाट डायनेस्टी के बारे में। नान्यदेव ने इस्टेब्लिश किया कर्नाट डायनेस्टी। नान्यदेव कब करते हैं? तो ये 1097 AD में करते हैं। कैपिटल इनका था सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ वाज द कैपिटल। सिमरावगढ़ वाज द कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? गंगदेवा सक्सेड करते हैं इनको। गंगदेव, नान्यदेव के बाद गंगदेव सक्सेड करते हैं इनको। उसके बाद आते हैं नरसिम्हदेव। ओके, नरसिम्हदेव उसके बाद आते हैं। और नरसिम्हदेव के टाइम में जो बख्तियार खिलजी है, ये टाइम था 1202 का, और बख्तियार खिलजी पास करता है तिरहुत से। बख्तियार खिलजी, मॉडर्न डे तिरहुत इज नॉन एज डायनेस्टी ऑफ जो रूलिंग एरिया ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी, जो तिरहुत है इसमें। तो इस इम्पोर्टेंस क्या पर्सपेक्टिव क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो रीजन है ना रूलर का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, बख्तियार खिलजी जाते रहता है, वो बोलता है कि हम तो कर्नाट पे करेंगे हमला। तो उसको बोलता है ये नरसिम्हदेव कि हम तुमको नजराना दिया करेंगे, तो तुम हमको छोड़ दो। तो बख्तियार खिलजी मान जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हरि सिंह देव, लास्ट रूलर, सॉरी, लास्ट रूलर इज हरि सिंह देव। हरि सिंह देव के टाइम में गियासुद्दीन तुगलक जो है ना, GST, वो करता है अटैक। कौन करता है? हरि सिंह देव के टाइम में गियासुद्दीन तुगलक। और वो बोलता है हमको नजराना से काम नहीं चलेगा भैया, हमको तो चाहिए पूरा कर्नाट। तो वो अटैक कर लेता है, और उसके बाद हरि सिंह देव हार जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं अपना डायनेस्टी को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हरि सिंह देव छोड़ के जाते हैं, एक और सा डायनेस्टी उस रीजन में डेवलप होता है। दैट वाज ऑप्शन ए, कोइनिवार डायनेस्टी। कोइनिवार डायनेस्टी, आपने तो नाम सुना या नहीं पता नहीं, सुना ही होगा। कोइनिवार डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर हरि सिंह देव। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, हरि सिंह, ठीक है। कोइनिवार डायनेस्टी तिरहुत रीजन में हरि सिंह देव के बाद रूल करता है। ऑप्शन सी, पिथीपटिस, क्या नाम सुना है आपने? पिथीपातिस, पिथीपति, पिथीपति ना, ये बौद्ध गया में जो बुद्धिस्ट जो इनलाइटमेंट होता है ना, बुद्धा का इनलाइटमेंट, तो उसी के डायमंड थ्रोन को बोला जाता है। डायमंड थ्रोन, हीरा का राज सिंहासन, ठीक है। तो डायमंड थ्रोन को बोला जाता है। और 11 to 13 सेंचुरी में, 11 to 13 सेंचुरी में क्या होता है, 1120 में बेसिकली वल्लभ राज, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि यहाँ तक के पहुँच गया ऑप्शन में BPSC, तो जरूर पिथीपातिस से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। वल्लभ राज वाज द फर्स्ट किंग, और ये कहीं किसी और एरिया से आता है, और अटैक पाला डायनेस्टी पे अटैक करने आता है, रामपाला पे बेसिकली, और यहीं पे रह जाता है। वहीं पे अपना कोर्ट बना लेता है, घर बना लेता है, और वल्लभराज और बोधगया में, और यहीं पे पिथीपतिस पूछ देगा। पिथीपतिस रीजन वाज मतलब डायनेस्टी वाज रिलेटेड टू विच रीजन? बोधगया, ठीक है। अब बच गया चेरो डायनेस्टी। चेरो डायनेस्टी पता ही है, मॉडर्न पलामू, जो गया वाला रेंज है, शाहाबाद रेंज है, उसी में था चेरो डायनेस्टी। चेरो डायनेस्टी का जो ये
भगवंत राय हैं, वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं चेरो डायनेस्टी को। इतना ही याद रखना इम्पोर्टेंट है। भगवंत राय एरिया तो हम लोग देख ही लिए। पलामू वाला, पलामू कहाँ, कौन सा पलामू जिला के कौन सा स्टेट में है, तो झारखंड में, ठीक है। इम्पोर्टेंट रूलर वॉज मेदिनी राय। मेदिनी राय इम्पोर्टेंट रूलर था, जिसके नाम पे अभी पलामू डाल्टनगंज का सिटी का नाम चेंज करके मेदिनी नगर कर दिया गया है। दिस कुड बी अ करंट अफेयर्स, क्योंकि ये एंशिएंट बिहार में था, मतलब एंशिएंट बिहार का 2000 पहले के बिहार में था, ठीक है। मेदिनी नगर से थोड़ा रिलेटेड देख लेते हैं। 1660 में क्या होता है कि दाऊद खान वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर, औरंगजेब अपॉइंट करता है। तो जो मेदिनी राय है, वो जब दाऊद खान बढ़ना चाहता है उनके रीजन की तरफ, चेरो डायनेस्टी की तरफ, तो उससे फाइट करते हैं मेदिनी राय। उसके बाद जब उनको लगता है कि हम हार जाएंगे, तो वो जंगल में भाग जाते हैं। उसके बाद फिर रिटर्न होकर बैक आते हैं और फिर से चेरो डायनेस्टी को स्ट्रेंथन करते हैं। और यही था मेदिनी राय का शॉर्ट में कहानी लिखते हैं। ओके, सो दिस वाज for today. Now from tomorrow we will discuss more question. This was the first video after introductory video. So अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आई विल कंटिन्यू। थोड़ा बहुत हमारे पास पेन नहीं है, तो उसके चलते राइटिंग में दिक्कत होता है, उसका भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो अभी के लिए आप लोग को अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।